नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ में तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन, सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे हम चर्चा करने वाले हैं वो कोई नया टॉपिक नहीं है। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसे रात में लॉन्च किया है और हमने उस पर वीडियो बना दिया है। इस पर बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे, बहुत सारे पीडीएफ्स देखे होंगे या बहुत कुछ देखा होगा। जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, जो दस्तावेज था अभिनव भारत मिशन का, उसे आपने देखा। लेकिन इससे संबंधित प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते रहे हैं या भविष्य में पूछे जाने की संभावना होती है, उनको हम यहाँ देखने का प्रयास करेंगे। इस बार जो पीसीएस की मुख्य परीक्षा हुई है उसमें जीएस के प्रश्न पत्रों में आपने नीति आयोग के विषय में प्रश्न को देखा। वहां पर सीधा सीधा ये नहीं कहा गया था कि @75 विजन डॉक्यूमेंट जो है उसी के बारे में बताइए, लेकिन ये कहा गया था कि जो नीति आयोग है उसके क्या क्रियाकलाप है या उसकी भावी मंशाएं क्या है, मतलब उसका दृष्टिकोण क्या है, उसकी स्ट्रैटेजी क्या है। तो स्ट्रैटेजी का जो डॉक्यूमेंट है वो आपके सामने है और ये कभी भी प्रासंगिकता से बाहर नहीं होगा, क्योंकि इसमें भारत के लिए या भारत के नव निर्माण के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। संकल्प से सिद्धि की जो बात कही गई थी, आइए देखते हैं इसके अंदर क्या महत्वपूर्ण बातें हो सकती हैं जो कि हमेशा ही, मतलब जिसे सदाबहार कहा जाता है, उस प्रकार के मुद्दों के तौर पे हमारी मदद कर सकती है। चलिए देखते हैं। इसके पहले इंट्रोडक्शन के तौर पे इसे देख लेते हैं। एक एस्से के फॉर्मेट में देखेंगे, निबंध के प्रारूप में देखेंगे और उसमें प्रश्न का जो हल है वो भी समाधान मिल जाएगा, उसे हम ढूंढ लेंगे। और अगर एस्से के कुछ टॉपिक इससे मैच करते हैं तो उन्हें भी हम कवर कर सकते हैं। देखिए, इसमें यहाँ से लिखा जा सकता है कि नीति आयोग ने अभिनव भारत @75 इसके लिए कार्य नीति यानी स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया @75 को जारी किया है। मतलब ये जारी किया था, बीती हुई बात है, जिसमें 2022-23 के लिए, यानी ये चल रहा है 2021, जो अगला साल है, मतलब अगले साल का जो सत्र है 2022-23 वाला, उसके हेतु उद्देश्यों को परिभाषित किया गया है। तो अब ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है तो उनमें कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। 17 सतत विकास लक्ष्य हैं जिन्हें कि हमें 2030 तक अचीव करना है। तो उसके लिए क्या प्रयास करना चाहिए, किस प्रकार की रणनीति बनाकर आगे का रोड मैप हमें तैयार करना है या उस पर प्रयास करने की आवश्यकता है, ये सब हम तय करते हैं। कहा जाता है ना कि किसी बड़ी योजना को अगर क्रियान्वित करना है तो उसके पहले उसकी अच्छी खासी पूरी रणनीति बनाकर तब चलिए, तभी वो सफल होती है। अन्यथा उसमें तरह तरह की बाधाएं भी आती हैं और असफलता की गुंजाइश होती है। तो यहाँ भारत को उन्नत बनाना, भारत को नव निर्माण के साथ जोड़ना और उन्नति के शिखर पर पहुंचाना, उसी के उद्देश्य से इसे लॉन्च किया गया है। तो क्या परिवर्तन किया जाएगा, आइए देखते हैं। 41 महत्वपूर्ण क्षेत्रों का इसमें विवरण दिया गया है। कितने क्षेत्र हैं? 41। छोटे छोटे पॉइंट हैं लेकिन ये महत्वपूर्ण है। जिसमें से पहले से हो चुकी प्रगति को मान्यता दी गई है, प्रगति के मार्ग में बाध्यकारी रुकावटों की पहचान की गई है और स्पष्ट रूप से वर्णित उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए विषय में सुधार, जो सुझाव है वो दिए गए। मतलब जितने भी सुझाव हो सकते हैं इनके उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, वो सब यहाँ पर परोसे गए। इसके बाद आप ये लिख सकते हैं कि 4 खंडों में इसका विभाजन किया गया है। 4 खंड कौन कौन से हैं? तो इस दस्तावेज में 41 अध्याय हैं। टोटल कितने चैप्टर हैं? तो 41 अध्याय हैं और 41 अध्यायों को यहाँ 4 खंडों में बांटा गया है। पहला जो खंड है वो ड्राइवर्स यानी वाहक का है। इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर यानी अवसंरचना का अगला खंड है। उसके बाद समावेशन का है। उसके बाद गवर्नेंस का है। इसमें इसको बांट कर, विभाजित करके यहाँ दर्शाया गया है। जो 4 खंड है उनके बारे में हम देखेंगे। तो पहला जो वाहक खंड है यानी ड्राइवर्स का, इसमें कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं? देखिए, कोई भी दस्तावेज होता है तो उसमें जैसे आपकी जो टेक्स्ट बुक होती है या एनसीईआरटीज आप पढ़ते हैं तो उसमें पाठ होते हैं, अध्याय होते हैं। उसी प्रकार से इन बड़े बड़े जो दस्तावेज होते हैं जिनमें कि बहुत सारे पृष्ठ होते हैं या लेंदी होते हैं, तो उनमें भी इस प्रकार के पाठ होते हैं, मतलब अध्याय होते हैं। जैसे कि आप आर्क की रिपोर्ट पढ़ते हैं, आर्क की समरी पढ़ते हैं, या उसकी पूरी जो डिटेल रिपोर्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की, जो सेकेंड वाली है, अगर आपने पढ़ी होगी तो उसमें देखा होगा कि चैप्टर्स बटे हुए हैं। ठीक वैसे ही यहाँ भी है, इस डॉक्यूमेंट में भी चैप्टर्स थे। तो किस चैप्टर में क्या चीज़ें दी हुई हैं उसे हम संक्षेप में देखेंगे, क्योंकि पूरा डॉक्यूमेंट हमारे काम का नहीं है। इसमें से जो काम का है उतना ही निचोड़ना है। तो वाहक यानी ड्राइवर्स, इसके अंतर्गत वाहन, जो वाहन है या वाहक हैं, मतलब यहाँ पे वाहन का मतलब ट्रक और मोटर कार से नहीं है, यहाँ पर वाहकों से है। इस पर आधारित पहला खंड आर्थिक निष्पादन के साधनों और विकास और रोजगार, किसानों की आमदनी दोगुनी करने, ये देख रहे हैं, इसके लिए तरह तरह की गवर्नमेंट योजना चला रही है। विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवोन्मेषक परिस्थिति को या पारिस्थितिकी जो है उसको उन्नत बनाने के लिए, फिनटेक तथा पर्यटन जैसे जो उभरते क्षेत्र हैं उनको बढ़ावा देने के लिए संबंधित अध्यायों पर यहाँ पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यानी जो वाहक खंड है उसके अंदर क्या है? आर्थिक निष्पादन के जो साधन है और विकास और रोजगार, ये इसका मुद्दा है।
इसके अलावा जो आर्थिक विकास है उसमें किसानों का भी योगदान है। कृषि से उसको अलग करके नहीं देख सकते। कृषि की तरक्की होगी तो आर्थिक विकास भी देश का होगा। इसलिए किसानों की आमदनी दोगुनी करने की जो बात है वो की जा रही है। इसके लिए पीएम किसान सम्मान निधि या कृषि बिल जो लाए गए हैं, हालांकि किसान उससे नाराज हो गए और वो ठंडे बस्ते में चले गए। कोर्ट का भी यहाँ पे बहुत सकारात्मक रुख नहीं था, उसके अंदर कमियां थी, इस वजह से यहाँ पे नाराजगी हुई। तो वो सब भी प्रयास इसी उद्देश्य से किए जा रहे थे। अब उनकी दिशा सही हो या ना हो अलग चीज़ है। इसके बाद इसमें जो पर्यटन जैसे उभरते क्षेत्र हैं जहाँ से आर्थिक आमदनी हो सकती है, मतलब पैसा आ सकता है, इनकम हो सकती है देश की, वहाँ पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसके लिए जो क्षेत्र हैं जैसे विकास का ढांचा है, रोजगार है, किसानों की स्थिति अगर सुधरेगी तो उनका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा, इससे देश की आमदनी में सुधार होगा। इसके अलावा विज्ञान प्रौद्योगिकी और जितनी भी पारिस्थितिकी की नवोन्मेषक चीज़ें हैं उनको इसमें समावेशित करके कुल मिलाकर जो आर्थिक निष्पादन के साधन हैं उनको इम्प्रूव करना। इसके बाद इसमें कुछ चीज़ें और लिखी जा सकती हैं, जैसे कि वाहकों से संबंधित खंड में कुछ जो सिफारिशें, मतलब आयोग के दस्तावेज की ओर से जो सिफारिशें की गई हैं उन्हें हम देखते हैं। तो इसमें वर्ष 2018 से लेकर 23 जो टारगेट है बीच का, उसके दौरान लगभग 8% सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, उसकी विकास दर को प्राप्त करने के लिए अर्थव्यवस्था की गति को निरंतर तेजी से बढ़ाना, ये इसका उद्देश्य है। और इससे अर्थव्यवस्था के आकार में वास्तविक अर्थ में विस्तार होगा। और यह 2017-18 का जो समय था उसके 2.7 ट्रिलियन डॉलर से बढ़कर 2022-23 तक लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी। मतलब ट्रिलियन डॉलर वाली जो इकोनॉमी को बनाने का लक्ष्य रखा गया है, तो वो टारगेट आप ध्यान दीजिएगा कि 2022-23 तक ये कितनी पहुंच जाएगी। ये सब संभावना है, पहुंची या नहीं, कोविड आ गया, क्या बाधाएं पहुंची, वो अलग चीज़ है। लेकिन जो दस्तावेज में लिखी हुई बातें हैं उन्हीं को हम सिर्फ देख रहे हैं। तो यहाँ जो 2.7 ट्रिलियन डॉलर है उससे बढ़ाकर इसे 4 ट्रिलियन डॉलर करने का लक्ष्य है। मतलब यहाँ जो आमदनी है उसको लगभग दोगुना करने का टारगेट है। इसके अलावा सकल स्थायी पूंजी का निर्माण यानी ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, जिसे कि आप GFCF कहते हैं, उसके द्वारा आंकी गई निवेश दरों में जीडीपी के मौजूदा 29% में वृद्धि लाते हुए 2022 तक 36% तक इसको इम्प्रूव करना यानी बढ़ाना। कृषि क्षेत्र में ई राष्ट्रीय कृषि मंडियों, ई नाम मतलब जो ऑनलाइन कृषि मंडियां हैं जहां से सामानों को बेचने की सुविधा किसानों को एक प्लेटफॉर्म के तौर पे उपलब्ध कराई जाएगी, उसका विस्तार करते हुए तथा कृषि उपज विपणन समिति अधिनियम के स्थान पर कृषि उपज और मवेशी विपणन अधिनियम लाकर किसानों को कृषि उद्यमियों में परिवर्तित करने के लिए बल दिया जाएगा। इस प्रकार की इसमें व्यवस्था की गई है। इसके बाद शून्य बजट प्राकृतिक खेती की जो तकनीकें हैं उन पर दृढ़ता से बल देना, जिससे कि लागत में कमी आती है और मृदा की गुणवत्ता में सुधार होता है तथा किसानों की आमदनी बढ़ती है। ये इसका टारगेट होता है। यह वातावरण के कार्बन को मृदा में ही रखने की एक जांची परखी हुई तकनीक है, मतलब उसी की टेक्नोलॉजी है और उसी से इसको जोड़ा गया है। इसके साथ रोजगार के अधिकतम साधनों का सृजन और सुनिश्चित कराने के लिए श्रम कानूनों का संहिताकरण यानी उनका कोडिफिकेशन किया जाए। जो श्रम कानून है, लेबर्स लॉ है, उनको यहाँ पे इम्प्रूव करने की या मॉडिफाइड करने की आवश्यकता है। और जितने ट्रेनीज हैं यानी प्रशिक्षु हैं उनको बढ़ाने, प्रशिक्षुताओं को बढ़ाने के लिए प्रबल प्रयास किए जाने चाहिए, क्योंकि जब ट्रेंड और स्किल्ड लोग होंगे तभी बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे और वो अपना भी भला कर सकते हैं और देश का भी भला कर सकते हैं। इसके बाद खनन, अन्वेषण और लाइसेंसिंग की नीति का पुनर्निर्माण करने के लिए एक्सप्लोर इन इंडिया ये जो मिशन है इसका आरंभ किया जाना। मतलब ये मिशन जो है इसका उद्देश्य क्या है? खनन, अन्वेषण और लाइसेंसिंग की नीति। जो खनन का अन्वेषण होता है, खुदाई होती है, उसका जो अनुसंधान कार्य होता है, और उसके अलावा लाइसेंसिंग की जो पॉलिसी है उसमें फिर से बदलाव लाने की आवश्यकता है, तो उसको रीमॉडिफाइड किया जाएगा और उसके लिए एक्सप्लोर इन इंडिया। इसके बाद अब ये तो हमने ड्राइवर्स वाला देखा। इसके बाद जो अगला है वो है अवसंरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाला जो नेक्स्ट चैप्टर है यानी भाग में बांटा गया था ना, तो 4 भाग थे, ये दूसरा वाला भाग है। तो दूसरे खंड अवसंरचना में क्या क्या चीजें हैं आइए देखते हैं। यह विकास के भौतिक आधारों का उल्लेख करता है, मतलब विकास के लिए जो फिजिकल आधार बेस चाहिए हमें, उसका यहाँ पे उल्लेख किया जाता है। यह भारतीय कारोबारों की प्रतिस्पर्धात्मक जो प्रवृत्ति है या प्रतिस्पर्धात्मकता है, कंपटीशन आपस में है, उसको बढ़ाने के लिए और नागरिकों के जीवन में सुगमता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। इसका उद्देश्य या इसका महत्व जो है उसके बारे में कहा गया है। तो यहाँ से बहुत सारे छोटे बड़े प्रश्न बनने की संभावना होती है, या किसी नवीनतम जो एसे का मुद्दा है उसमें भी आप इसे शामिल करके लिख सकते हैं। ये इस प्रकार का डॉक्यूमेंट है जो कि आलू की तरह से होता है, मतलब सब्जी में आलू डाल दीजिए तो वो किसी भी सब्जी के साथ मिक्स हो जाता है और बढ़िया टेस्ट उत्पन्न करता है। तो वही चीज़ इसमें भी है। इस प्रकार के मिलते जुलते मुद्दे वाला अगर आपको प्रश्न ही लिखना है, मतलब उसका उत्तर लिखना है या ऐसे आपको पूरा हल करना है, तो उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं एक प्रमाण के तौर पे। इसके बाद आप ये लिख सकते हैं, देखिए अवसंरचना से संबंधित खंड के कुछ जो प्रमुख बिंदु हैं, इसमें पहले से मंजूर किए जा चुके रेल विकास प्राधिकरण यानी रेल डेवलपमेंट अथॉरिटी RDA की स्थापना में तेजी लाना।
ये पहले से मंजूर किया जा चुका है, तो इसके विकास में तेजी लाना ये उस समय का उद्देश्य था। और स्थापना में तेजी लाने के साथ साथ आरडीए यानी जो रेल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इसके लिए रेलवे के लिए एकीकृत पारदर्शी और गतिशील मूल्य व्यवस्था के संदर्भ में परामर्श देने तथा विवेकपूर्ण निर्णय लेने का काम करेगा। मतलब इसको स्थापित किया जाएगा तो इसका काम क्या होगा ये यहाँ पर बताया गया है। मतलब ये परामर्शदात्री भी होगा और उसके अलावा निर्णय कारक भी होगा, दोनों ही इसका मतलब डिसीजन लेने का भी काम इसका होगा। इसके अलावा जो तटीय क्षेत्र है यानी कोस्टल एरिया है, वहां पे जहाजरानी और अंतर्देशीय जलमार्गों द्वारा फ्रेट परिवहन के अंश को दोहरा करना, मतलब इसको दोहरा करना, ये इसका लक्ष्य है। उसके अलावा बुनियादी ढांचा पूरी तरह से तैयार होने तक शुरुआत में वायबिलिटी गैपिंग फंड उपलब्ध कराया जाएगा। मतलब जब तक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का जो ढांचा है वो पूरा तैयार नहीं हो जाता, पूरा खड़ा नहीं हो जाता, तब तक ये जो गैपिंग फंड है इसको अवेलेबल कराया जाएगा, ये इसका लक्ष्य है। ये सब अवसंरचना वाला जो हिस्सा है उसमें हम देख रहे थे। परिवहन के विभिन्न साधनों को एकीकृत करने तथा मल्टी मॉडल और डिजिटलाइज जो गतिशीलता है उसको बढ़ावा देने के लिए आईटी सक्षम मंच का विकास किया जाएगा। और 2019 में भारत नेट कार्यक्रम के पूरा होने के साथ ही 2.5 लाख पंचायतें डिजिटल रूप से जुड़ जाएंगी। वर्ष 2022-23 तक सभी सरकारी सेवाएं राज्य, जिला और ग्राम पंचायत स्तर पर इसे उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। यानी भारत नेट कार्यक्रम जो था इसका अगर पूरा यहाँ पे क्रियान्वयन कर लिया जाएगा, मतलब ऐसा डॉक्यूमेंट में कहा गया था, तो 2.5 लाख यानी 2.5 लाख जो पंचायतें हैं वो डिजिटल फॉर्मेट में जुड़ जाएंगी, यानी डिजिटलाइज हो जाएंगी। जो डिजिटल इंडिया का स्वप्न है वो साकार हो जाएगा, यानी सब कुछ पेपरलेस हो जाएगा। सारी सुविधाएं जो है वो गवर्नमेंट पोर्टल पे ऑनलाइन अवेलेबल होंगी, ये चीजें हैं। इसके बाद समावेशन यानी इंक्लूजन, इससे संबंधित जो खंड है इसे देख लेते हैं। तो समस्त भारतीय नागरिकों की क्षमताओं को निवेश के अत्यावश्यक जो कार्य हैं उनसे जोड़ना, और इस खंड के विषय यानी स्वास्थ्य, शिक्षा और परंपरागत रूप से हाशिए पर मौजूद आबादी के कुछ वर्गों को मुख्य धारा में लाने वाले जो मुद्दे हैं, यानी 3 विषय इसमें है, ध्यान दीजिएगा। एक तो स्वास्थ्य है, दूसरा शिक्षा है, और तीसरा इसमें थोड़ा लंबा टॉपिक है, परंपरागत रूप से हाशिए पर मौजूद जो आबादी है, मतलब एकदम किनारे अलग थलग सी है, कटी हुई है या काट दिया गया है, तो इनको मुख्य धारा से जोड़ने का काम। ये जितने भी मुद्दे हैं इनको आयाम बनाकर इसी के चारों ओर ये पूरा जो समावेशन वाला हिस्सा है, मतलब समावेशी बनाना। जितने दबे कुचले वर्ग हैं या छूटे छटके वर्ग हैं उनको आपस में जोड़कर समाज को एकीकृत करना, ताकि विकास की जो धारा है वो एक सुर में आगे बढ़े, न कि छोटी छोटी जो सहायिकाएं हैं उनमें बढ़ जाए और उसका प्रवाह धीमा हो जाए। जब सब मिलकर प्रयास करेंगे तो एकता स्थापित होगी, और एकता जो है वो तरक्की का पहला माध्यम होती है या पहली शर्त होती है। ठीक है, तो इस आयाम के इर्द गिर्द ये घूमता है। इसके बाद आगे हम देख सकते हैं समावेशन से संबंधित जो खंड है उसमें कौन कौन सी चीजें शामिल हैं। देश भर में करीब 1,50,000 हेल्थ और वेलनेस सेंटरों की स्थापना करना, और प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान यानी PMJY को प्रारंभ करने सहित आयुष्मान भारत का सफल कार्यान्वयन। आयुष्मान भारत, और अभी कोरोना वायरस जो है उसमें इस प्रकार की जो चीजें हैं वो और गति पकड़ लेती हैं, क्योंकि स्वास्थ्य क्षेत्र ही ऐसा था जो सबसे ज्यादा एक्टिवेट था, सक्रिय था। इसके बाद केंद्रीय स्तर पर राज्य के समकक्षों के साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए फोकल पॉइंट बनाना, मतलब केंद्रीय एक पॉइंट बनाकर वहां पर सब कुछ केंद्रित करके और वहां से कंट्रोल स्थापित करना, नियंत्रण स्थापित करना। समेकित चिकित्सा पाठ्यक्रम को प्रोत्साहन देना, ये सब क्या है, ये समावेशन के अंतर्गत ही आता है, उसी के अंतर्गत ये लक्ष्य के तौर पर रखा गया है। इसके बाद 2020 तक यानी बीते हुए वर्ष की बात की जा रही है, कम से कम 10,000 अटल टिंकरिंग लैब्स की स्थापना के जरिए जमीनी स्तर पर नई नवोन्मेषी व्यवस्था को सृजित करते हुए स्कूली शिक्षा प्रणाली और कौशलों की गुणवत्ता में सुधार लाना। ये जो अटल टिंकरिंग लैब है इसके द्वारा इनोवेटिव सोच डेवलप करने का प्रयास किया जा रहा है बच्चों में, जो बाल्य अवस्था है उसी समय से लेबोरेटरी में वो प्रयोग करेंगे और इनोवेशन के माध्यम से बहुत कुछ सीखेंगे। यानी उनको जोर जबरदस्ती करके सिलेबस नहीं थोपा जाएगा कि ये प्रैक्टिकल है तुम्हें करना है, वो अपनी मर्जी से प्रयोग करेंगे और अपनी मर्जी से उससे गलतियां करेंगे या सीखेंगे और डेवलपमेंट करेंगे इस प्रकार से। और उनके अंदर वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास होगा, और वैज्ञानिक प्रवृत्ति जो होती है वो सिर्फ साइंटिस्ट या नामी नोबेल पुरस्कार जीतने के लिए ही उपयोगी नहीं होती है, बल्कि व्यवहारिक जीवन में या देश की तरक्की में भी उसका अहम रोल होता है। तो ये सब यहाँ से डेवलप किया जाएगा। इसके बाद प्रत्येक बच्चे की शिक्षा के निष्कर्षों पर नजर रखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स राष्ट्रीय शैक्षिक रजिस्ट्री की संकल्पना करना, ये भी इसमें है, शामिल है। और आर्थिक विकास पर विशेष बल देते हुए कामगारों के जीवन स्तर में सुधार लाने तथा समानता सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों की तरह ही शहरी क्षेत्रों में भी किफायती घरों को प्रोत्साहन देना, ये सब इसके अंतर्गत शामिल है। मतलब इस समावेशन वाले हिस्से को हम देख रहे थे। इसके बाद जो अगला मुद्दा इसमें हो सकता है वो है गवर्नेंस का। अब गवर्नेंस में क्या हो सकता है, मतलब 4 खंड बटे हुए थे। तो पहला आपने चालक वाला देखा, मतलब वाहक वाला देखा जो ड्राइवर्स वाला था, उसके अलावा अवसंरचना का था, समावेशन का था, अभी आप गवर्नेंस को देख रहे हैं। तो इसके अंतर्गत जो अंतिम खंड ये आपका है, इसमें गहन चिंतन इस बात का किया गया है कि विकास के बेहतर निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए
गवर्नेंस के ढांचों को किस प्रकार से सुव्यवस्थित और प्रक्रियाओं को अनुकूल बनाया जा सकता है। मतलब गवर्नेंस का ढांचा तो हमारे पास पहले से ही है और कोई ऐसा नहीं कि आज़ादी या अंग्रेजों के टाइम से है, वो प्राचीन काल से चला आ रहा है। कौटिल्य के समय से ही प्रशासन की सुदृढ़ व्यवस्था हमारे पास है। समय समय पर वो क्षतिग्रस्त होती रही है बाहरी आक्रमणों से या अन्य जो उदासीनता है उसकी वजह से, लेकिन उसमें सुधार भी हुआ है। ऐसा नहीं है कि हम ये कह दें कि एकदम कुचली हुई व्यवस्था है, लेकिन जो गवर्नेंस का हमारे पास पुराना ढांचा है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन लाने की आवश्यकता है, उसको मॉडिफाइड करने की ज़रूरत है। जैसे कहा जाता है ना कि समय के साथ चलो, समय की धारा के विरुद्ध जो चलने का प्रयास करता है वो चल नहीं पाता, वो वहीं से उखाड़ लिया जाता है और फिर उसे समय की मर्जी के हिसाब से बहना होता है। तो इसीलिए बुद्धिमानी ये है कि जिधर लहर का प्रवाह है उधर ही चलो। एक मुहावरा होता है ना, जिधर की हवा है उधर ही चलिए। तो यहाँ परिस्थिति के हिसाब से काम करना है और समय जो है वो इसी की मांग करता है कि आपके पास इनोवेशन हो। अब जो रट्टू तोते हैं या रटंत विद्या है या सीखी सिखाई टेक्नोलॉजी है, उससे कुछ काम नहीं चलने वाला। ये नहीं कि हमने इंग्लैंड की मशीन की नकल करके अपनी मशीन डेवलप कर ली। हमें पहले क्या करना होगा, हमें पहले अपने देश की जो अर्थव्यवस्था है या अपने देश की जो ज़मीन है, उच्चावच है, यहाँ की भौगोलिक संरचना है, यहाँ का मौसम है, यहाँ के किसान हैं, यहाँ के उद्योग हैं, उनको ध्यान में रखकर अपनी स्वदेशी स्ट्रैटेजी बनानी होगी। और जो स्वदेशी स्ट्रैटेजी होगी उस पर हमें पूरा मॉडल तैयार करना होगा और उसमें जो बाहरी देश हैं उनसे भी कुछ बेहतर चीज़ें सीख कर डालनी होगी। इस प्रकार से हम कुछ बढ़िया कर सकते हैं। जैसे हमारे देश का जो संविधान है, हालांकि उसमें ज़्यादातर बाहरी संविधानों से या जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था उससे अनुच्छेदों को कॉपी किया गया है, लेकिन फिर भी हमारे संविधान निर्माताओं ने उसे हमारे देश के लोकतंत्र के हिसाब से संवारा है, ढाला है। तो ठीक वही काम यहाँ भी करना है। ये जो अभिनव भारत के निर्माण की अवधारणा यहाँ प्रस्तुत की गई थी नीति आयोग के द्वारा, उसमें यही कहा गया था कि इनोवेटिव बनिए, देखा देखी काम मत करिए, अपने विवेक से काम करिए, दूसरों का अनुकरण मत करिए, उनसे सीखिए। मतलब सिर्फ अपनी भूल सुधारिए और उनके पास कुछ बेहतर है तो उनसे सीखिए, लेकिन उनकी नकल करने के लिए उनके पीछे मत भागिए। आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाकर उसी के हिसाब से चलिए। तो ये स्ट्रैटेजी का डॉक्यूमेंट था। जैसे हम लोग किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि इतने घंटे पढ़ेंगे, इतने सारे सब्जेक्ट जो है वो एक दिन में कवर करेंगे, इतने पेज हम लक्ष्मीकांत के पढ़ डालेंगे। ठीक वैसे ही नीति आयोग ने यहाँ क्या किया है, पूरा रोड मैप, एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है। कितना सफल होता है ये तो अलग बात है, लेकिन ये जो मामला था यानी पूरा ढांचा था, इसमें काफ़ी अच्छी अच्छी बातें कही गई थी। इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए गवर्नेंस के बारे में काफ़ी कुछ कहा गया है कि ढांचों को किस प्रकार से सुव्यवस्थित और प्रक्रियाओं को अनुकूल बनाया जा सकता है। मतलब जो जहाँ पे प्रक्रियाओं में अनुकूलता नहीं है उनको ठीक करने की आवश्यकता है, ऐसा यहाँ पर कहा गया। इसके साथ यहाँ पे गवर्नेंस के खंड में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, आइए देखते हैं। तो उभरती प्रौद्योगिकियों के बदलते संदर्भ तथा अर्थव्यवस्था की बढ़ती जटिलताओं के बीच में सुधारों का उत्तराधिकारी नियुक्त करने से पहले दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग, यहाँ पे आर्क की जो रिपोर्ट है उसको एक बार जरूर पढ़िएगा। और भविष्य में स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की ओर से आर्क की जो समरी है, यानी ये जो दूसरी आर्क की रिपोर्ट है, ये भी प्रस्तुत की जाएगी। मैं उसे डिक्टेट कर दूंगी, ठीक है। तो इससे आपको काफ़ी कुछ आइडिया लगेगा और दोनों को जोड़कर जब आप सोचेंगे ना तो जीएस के चारों पेपर में आपका सहयोग करेगा। क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की रिपोर्ट आई है सेकंड वाली, उससे आपको एथिक्स में भी मदद मिलती है, प्रशासनिक निर्णय लेने में या जो डिसीजन मेकिंग वाली चीज़ें होती हैं उसमें सहायता प्राप्त होगी। और बाकी जो जीएस के तीनों पेपर हैं उसमें भी ये कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगा, वैसे ही ये भी है। तो इसे आप सर्वांगीण मानिए। इसके बाद यहाँ देख लीजिए, जैसे कि तर्क संगतता और सेवाओं में सामंजस्य के माध्यम से केंद्रीय और राज्य स्तर पर मौजूद 60 से अधिक अलग सिविल सेवाओं को कम करना और सिविल सेवाओं के लिए अधिकतम आयु को, देखिए यहाँ थोड़ी सी ये निराशाजनक बात थी। मतलब उन अभ्यर्थियों के लिए नहीं जिन्होंने कि ग्रेजुएशन करके ही तैयारी करनी शुरू कर दी है, या वो कक्षा 8 से ही अपने सपना रखते हैं कि उन्हें आईएएस बनना है और उन्होंने एनसीईआरटीज़ पर अपना माथा खपाना स्टार्ट कर दिया है, न्यूज़पेपर पढ़ने की उनके पास पहले से हैबिट है। ये उनके लिए तो निराशापूर्ण नहीं है, क्योंकि उनके लिए 27 ईयर बहुत होता है। वो 21, 22, 23, 24 या मैक्सिमम 25 साल में क्लियर कर जाते हैं। लेकिन जो हिंदी माध्यम के और पिछड़ी हुई ग्रामीण पृष्ठभूमि के अभ्यर्थी हैं उनके सामने समस्या होती है। उनका जो पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन है उसी को कंप्लीट होते होते काफ़ी समय लग जाता है और उसके बाद फिर समय लगता है लोगों को कन्विंस करने में, माहौल बनाने में और संसाधन जुटाने में। जब ये सब जुटते हैं तब जाकर उन्हें ये मालूम होता है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। उसके बाद वो प्रयास करते हैं तो वहाँ उनका माध्यम आड़े आता है, हिंदी और अंग्रेजी वाला जो बहस का मुद्दा है वो खड़ा हो जाता है। तो उनके सामने अनेकों समस्याएं होती हैं और यही सब सोच विचार कर जो सिविल सेवा के लिए अधिकतम आयु है, यानी यहाँ यूपीएससी की बात हो रही है, यूपी पीसीएस की नहीं, क्योंकि यूपी पीसीएस तो उसी के पीछे पीछे चलता है। तो यूपीएससी के लिए जो अधिकतम जनरल के लिए आयु सीमा है वो 32 वर्ष की निर्धारित की गई है और 6 अटेम्प्ट रखे गए हैं, मतलब बढ़े थे अटेम्प्ट, बाद में बढ़ाए गए थे। तो 6 अटेम्प्ट है फिलहाल जनरल के लिए और 32 वर्ष जो है वो अधिकतम आयु सीमा है। तो ये इसी को सोच कर रखा गया है कि जो जनरल वाले हैं वो बेचारे 25 के बाद तो प्रयास करना शुरू ही करते हैं। जो सामान्य पृष्ठभूमि के अभ्यर्थी, उनका असली प्रयास 25 साल के बाद शुरू होता है। उससे पहले उनके मन में कहीं ना कहीं रहेगा कि मुझे यही करना है।
लेकिन उसके लिए माहौल बनाने में, मटेरियल जुटाने में और सारे संसाधन इकट्ठे करके एकदम समर्पित होकर तैयारी करने में ये समय आ जाता है। तो ऐसे में इनके पास कितना समय बचेगा? सिर्फ 1 साल का। तो ये व्यवहारिक नहीं है और इसीलिए अभी तक लागू नहीं हुआ है। गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इसको लागू करने में डर रही है। भले ही तानाशाही प्रवृत्ति हो जाए और वो लागू कर दे, अलग चीज़ है, ईश्वर ना करे ऐसा हो, क्योंकि 32 साल की जो आयु सीमा है उसको 30 कर दें ठीक है, लेकिन 27 करना बहुत अच्छी बात नहीं मानी जा सकती। अब यहाँ पर तर्क ये है कि नवीन जो एकदम युवा अवस्था वाले सिविल सेवक हैं वो चाहिए। मतलब नौजवान अधिकारी रहेगा तो वो घूसखोर नहीं रहेगा, अपनी फैमिली के बारे में नहीं, पहले देश के बारे में सोचेगा। तो यहाँ पर नेताओं के साथ ऐसा क्यों नहीं होता? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, सभी लोग पूछते हैं और सही बात है, इसका जवाब कोई नहीं देता। नेताओं के लिए आयु सीमा क्यों नहीं निर्धारित? ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। यहाँ राजनीति के लिए कोई उम्र नहीं है, मरते समय तक करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रशासनिक सेवा में है तो ये चीज़ें यहाँ परेशान करने वाली हैं। फिलहाल देखते हैं क्या होता है। भविष्य में सब कुछ है, अभी कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है अभी तक। 2021 का जो फार्म आएगा उसमें भी कोई ऐसा चेंज अभी मतलब होने वाला दिखता नहीं। इसके बाद देख लीजिए, ये 27 साल तक सीमित किया जाना, आदि का कार्यान्वयन करना, ये सब इसमें सलाह दी गई थी। मतलब नीति आयोग ने सरकार को सलाह दी कि भाई आयु कम करो, जो सिविल सेवा में बैठने की आयु है जनरल की इतनी कर दो और इसी हिसाब से जो ओबीसी और SC/ST है उनका भी करिए। इसके बाद देखिए, मध्यस्थता की प्रक्रिया को किफ़ायती और त्वरित बनाने तथा न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता का स्थान लेने के लिए मध्यस्थता संस्थाओं और अब जो प्रत्यायित मध्यस्थ हैं उनका आकलन करने के लिए एक नए स्वायत्त निकाय यथा भारतीय मध्यस्थता परिषद की स्थापना करना, यानी बिचौलियों का निर्माण करना। इसको आप सरल भाषा में समझिए। मतलब जो बिचौलिए हैं, जो कि बीच में मध्यस्थ का काम करेंगे, यानी न्यायालय का जो हस्तक्षेप है, जैसे कि न्यायिक सक्रियता वाला मुद्दा आता है, उसमें न्यायिक सक्रियता जब कुछ ज़्यादा ही सक्रिय हो जाती है तो सरकार के कामकाज जो कार्यपालिका होती है उसमें बाधा पहुंचती है, व्यवधान पहुंचता है, तो उसमें मध्यस्थ की आवश्यकता होती है। इसके अलावा जो निकाय होते हैं, जैसे कि ज़मीनी स्तर के जो निकाय होते हैं जो कि जनता से जुड़कर काम करते हैं, उसको गवर्नमेंट से जोड़ने के लिए बीच में एक पुख्ता मध्यस्थ का होना आवश्यक है। देखिए, मध्यस्थ तो अभी भी हैं, जो आला अफसर होते हैं, अधिकारी होते हैं, जो कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को क्रियान्वित करते हैं, उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं, तो वो अभी मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं। लेकिन आरोप ये है कि उनके अंदर भ्रष्टाचार विद्यमान है, तो पहले उनको नीट एंड क्लीन करने की आवश्यकता है। तो ऐसे में एक बिचौलिया बीच में होना चाहिए, ये यहाँ पर कहा गया, और उसके लिए बाकायदा एक परिषद बनाई जाए, ये सलाह थी। इसके साथ साथ देखिए, लंबित मामलों के निपटान और नियमित न्याय प्रणाली के कार्य दबाव को हस्तांतरित करना, ये एक काम है। और भराव वाले जो क्षेत्र हैं उनको कवर करने के लिए प्लास्टिक अपशिष्ट और नगर निगम के जो अपशिष्ट हैं, अपशिष्ट से धन सृजित करने की जो पहल है, इन सबको शामिल किया जाए ताकि जो स्वच्छ भारत मिशन है उसके दायरे में आकर ये स्वच्छ भारत की ओर कदम बढ़ाने का एक मुद्दा हो सके। मतलब जहाँ पर पाटने उठने की, जैसे पटवाने की आवश्यकता है, लोग कहते हैं ना कि ये गड्ढा है, इसमें मिट्टी डलवा दो तो ये ऊंचा हो जाएगा, यहाँ मकान बनवाएंगे या जो भी करना है। सड़क में भी पटाव की आवश्यकता होती है। आप देखते हैं कि जो आम कच्चे रास्ते होते हैं उनकी तुलना में सड़क ऊंची होती है। तो यहाँ पर करते क्या है, आसपास के जो खेत होते हैं उन्हीं को खन लाते हैं, मिट्टी JCB से उकचवा लेंगे और थोक के भाव डलवा के अपना बढ़िया उस पर पक्का करवा लेंगे, और वो उपजाऊ मिट्टी होती है। फसल को रोपने के लिए उसकी आवश्यकता होती है, न कि उस पर जूते रखकर चलने के लिए और ट्रक के टायर रगड़ने के लिए। तो ऐसी कंडीशन में जो कचरा है, अपशिष्ट है, जैसे कि प्लास्टिक हो गया, इस प्रकार के जो जैव अपघटनीय नहीं है, मतलब खत्म होने वाले प्रदूषक नहीं है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो उन सब का उपयोग सड़क बनाने में या इस प्रकार की पटाई करने के लिए, जहाँ पर निर्माण करवाना है, खेती नहीं करनी, तो ऐसे स्थान पर उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका फ़ायदा मिलेगा, ज़मीन ऊंची हो जाएगी और वहाँ पे जो मन करे आप बनवा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें इनको अमल में लाना, और स्वच्छ भारत मिशन इसमें काफ़ी हद तक सहयोग कर सकता है। ये कुछ हम यहाँ पर देखते हैं। अब ये जो कार्यनीति है, इसमें नीति आयोग ने विचार विमर्श करके इसको इम्प्लीमेंट में यहाँ प्रस्तुत किया है। इसमें अगर आप देखें तो इस कार्यनीति को तैयार करने में नीति आयोग ने अत्यंत सहभागितापूर्ण दृष्टिकोण का अनुसरण किया है। गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है तो भाई उसी के हिसाब से हमें बोलना पड़ेगा। नीति आयोग के प्रत्येक क्षेत्र में हितधारकों के 3 समूहों यथा कारोबारी, मतलब इसमें कौन कौन से लोग एडवाइजरी बॉडी में इसके थे, तो कारोबारी समूह के व्यक्ति थे, वैज्ञानिक थे, शिक्षाविद थे, सरकारी अधिकारी थे, यानी हर सेक्टर जो समाज का है, मतलब यहाँ तबका है जो कि हर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, वो सब यहाँ पर मौजूद था, किसान को छोड़कर। किसान यहाँ पर नहीं था, किसान को भी होना चाहिए था। आपको लगता है या नहीं, जरा कमेंट में बताइएगा। किसान को भी यहाँ पर सलाहकार के तौर पे होना चाहिए था, उनका भी कोई एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए था। इनमें से कोई भी किसान का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता फिलहाल। इसके बाद उपाध्यक्ष के स्तर पर हितधारकों के 7 सेटों में से प्रमुख व्यक्तियों के विविधतापूर्ण समूह के साथ विचार विमर्श किया गया, और इन प्रमुख व्यक्तियों में वैज्ञानिक और नवोन्मेषिक किसान, अब देखिए यहाँ पर शामिल किया गया, विविधतापूर्ण समूह में विचार किया गया, लेकिन मेन इनको स्थान नहीं दिया गया, इन्हें पीछे रखा गया। नवोन्मेषी किसान, तो ये भी असल में क्या होते थे, ये जो कैश क्रॉप्स होती हैं, यानी नकदी फसल कही जाती है, उनकी खेती करने वाले किसान होते थे। आम भारत के जो यहाँ के पारंपरिक किसान हैं
वो यहाँ पर नहीं थे। सामाजिक संगठन, थिंक टैंक, श्रमिकों के प्रतिनिधि और श्रम संगठन तथा उद्योग जगत के प्रतिनिधि शामिल थे। तो जो ऊंचे ऊंचे थे उन्हीं को यहाँ पर लिया गया, जो निम्न कोटि के थे वहां से किसी को नहीं उठाया गया। ये थोड़ा सा यहाँ कमजोर मुद्दा है। जैसे किसान और श्रमिकों के बारे में यहाँ कह दिया गया, तो इन्हें एक मुख्य धारा के तौर पर वहाँ इस्तेमाल करना चाहिए था, लेकिन इन्हें साइड वाले सलाहकार के तौर पर लिया गया। और ज़्यादा इसमें बड़ी भूमिका किसने निभाई? यहाँ ज़्यादा बड़ी भूमिका निभाने वाले सरकारी अधिकारी और जो कारोबारी व्यक्ति थे, ये यहाँ पर हावी हो गए। और इसी का नतीजा निकला कि जो नीतियां थी वो उतनी व्यवहारिक नहीं हो पाई जितनी की होनी चाहिए थी। इसके बाद चलते हैं आगे। चलिए देखते हैं इसमें क्या कहा गया। प्रत्येक अध्याय के जो मसौदे थे उसको विचार विमर्श के लिए वितरित किया गया, मतलब उसके डॉक्यूमेंट्स को बांटा गया कि आप इस पर विचार करके बताइए कि इसमें क्या सुधार हो सकता है या आपकी तरफ से क्या सुझाव है। और जानकारियां, सुझाव तथा टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए केंद्रीय मंत्रियों को भी साथ में जोड़ा गया। इसके लिए दस्तावेज का मसौदा सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में भी वितरित किया गया, मतलब वहां भी बांटा गया और वहां से भी सलाह मांगी गई। तो यहाँ ये बताने का प्रयास किया गया है कि ऐसे नहीं कि केवल कुछ समूहों ने या कुछ लोगों ने बैठकर इसे बना दिया। इसमें चारों तरफ से सुझाव मांगा गया, लेकिन ज़्यादा प्रायोरिटी किसको दी गई? जो उद्यमी थे या जो उच्च वर्ग के लोग थे उन्हीं को। इसके बाद देख लीजिए, जहाँ से प्राप्त बहुमूल्य सुझावों को इसमें शामिल किया गया। हालांकि डॉक्यूमेंट काफ़ी अच्छा है, उसमें जो योजनाएं हैं या जो बातें कही गई हैं उन पर अमल अगर किया जाए, ढंग से अमल किया जाए, तो काफ़ी कुछ जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो हो सकती हैं। इस दस्तावेज को तैयार करते समय सरकार के भीतर केंद्रीय, राज्य और जिला स्तर पर 800 से ज़्यादा हितधारकों और लगभग 550 जो बाहरी विशेषज्ञ थे उनके साथ विचार विमर्श किया गया। इस कार्यनीति के दस्तावेज में नीतिगत वातावरण में और सुधार लाने और महत्वपूर्ण रूप से ध्यान केंद्रित करने पर यहाँ बल दिया गया है, ताकि निजी निवेशक जो है तथा अन्य हितधारक अभिनव भारत 2022 के लिए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में अपनी पूरी क्षमता के साथ योगदान दे सकें और 2030 तक जो सतत विकास लक्ष्य की डेडलाइन है वहां तक भारत को $5 ट्रिलियन वाली अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में आगे बढ़ सके। भारत की जो इकोनॉमी है उसको कहाँ तक पहुंचाने का लक्ष्य है? $5 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी है वहां तक। तो इकोनॉमी को इंप्रूव करना, ये इसका टारगेट। और इस दस्तावेज को शासन की पुनः कल्पना के संदर्भ के रूप में तैयार किया जा रहा है। इसका कारण यह है कि भारत को ऐसी डेवलपमेंट स्टेट में पहुंचने की आवश्यकता है जो प्रमुख वस्तुओं और सेवाओं के लिए मुश्किल और उत्तरदायी वितरण पर केंद्रित हो। इसके लिए सार्वजनिक निजी साझेदारी के इष्टतम यानी जो उच्चतम स्तर है उसको हासिल करने के लिए लगातार प्रयास करने की आवश्यकता है। और वस्तुओं और सेवाओं की अधिक कुशल वितरण के लिए जो नीतियां हैं वो बनाई गई हैं या बनाई जाती हैं, जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, इसके अलावा शहरी जल आपूर्ति, संयोजकता, कनेक्टिविटी के बारे में कहा जा रहा है, इस प्रकार की चीज़ें। और लाल फीताशाही और बोझिल विनिमय को खत्म करने की बात यहाँ पर चल रही है, मतलब जो निजी निवेश है उसको बढ़ावा देना। तो प्राइवेट सेक्टर को यहाँ ज़्यादा इंप्रूव किया जा रहा है और जो पब्लिक सेक्टर था या गवर्नमेंट सेक्टर था उसको यहाँ पे कम महत्व दिया जा रहा है, कम किया जा रहा है। ये इससे साफ साफ परिलक्षित होता है। इसके बाद अभिनव भारत @75 कार्यनीति को संयुक्त राष्ट्र के SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ संरेखित करने का, यानी उसी के पैरेलल चलाने का और उसी के लक्ष्य को हासिल करने में एक साध्य बनाने का यहाँ पे लक्ष्य लिया गया है या प्रयास किया गया है। और वर्तमान में भारत में सबका साथ सबका विकास के दर्शन के साथ डेवलपमेंट स्टेट के लिए जो परिणत होने की बात है वो दिखाई देती है। 2022-23 में अभिनव भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि निजी क्षेत्र, सामाजिक, नागरिक समाज और यहाँ तक के सभी व्यक्तियों को सरकार के लक्ष्यों को पूरा करने और उसकी वृद्धि हेतु अपनी रणनीति तैयार करनी चाहिए। मतलब सरकार की तो ये स्ट्रेटेजी है ही है, नीति आयोग ने बना दी, लेकिन यहाँ पर हर मनुष्य की अपनी स्ट्रेटेजी इनको अचीव करने के लिए होनी चाहिए, ये सलाह है। और 21वीं सदी में मौजूद प्रौद्योगिकी के साथ विकास की गति को व्यापक रूप दिया जा सकता है और सभी भारतीयों के संकल्प के साथ भारत को सिद्धि प्राप्त होगी, यानी संकल्प से सिद्धि वाली जो बात प्रधानमंत्री जी के द्वारा कही गई थी वो यहाँ पर दोहराई गई है। तो इस प्रकार से ये पूरा विजन डॉक्यूमेंट था जिसे कि आपने यहाँ पर देखा और इससे बहुत सारे प्रश्नों के या निबंधों के जो मुद्दे हैं उनके बनने की संभावना होती है। तो तब तक के लिए नमस्कार।